नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़ और आप देख रहे प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। जब भी कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, क्योंकि डॉक्टर ही गंभीर और खतरनाक बीमारियों से बचाते हैं। डॉक्टर को यूं ही भगवान का समान दर्जा नहीं दिया जाता, उसके पीछे उनकी मेहनत है। एक व्यक्ति जब किसी भी बीमारी का शिकार हो जाता है, उसके साथ कोई दुर्घटना होती है या फिर किसी गंभीर बीमारी की चपेट में लोग आ जाते हैं, ऐसे मुश्किल भरे वक्त में डॉक्टर ही उन्हें ठीक करते हैं और एक नई जिंदगी देने का काम करते हैं। और बात कोरोना काल की करें तो कोरोना काल में डॉक्टर्स की महत्वता हर किसी ने पहचानी है, हर किसी ने जानी है। दुनिया ने देखा कि कैसे डॉक्टर्स ने दिन रात काम करके मरीजों की जान बचाई है। डॉक्टर्स के सम्मान में ही हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जाता है और हमारे साथ भी डॉक्टर्स मौजूद हैं। इंडिया न्यूज भी ऐसे तमाम डॉक्टर्स को सलाम कर रहा है जो अपनी जान को खतरे में डालकर इस कोरोना काल में रात दिन विपरीत परिस्थितियों में लगातार काम करते रहे। डॉक्टर्स के बिना कोरोना से बचा नहीं जा सकता था, मुकाबला तक नहीं किया जा सकता था। डॉक्टर्स के बिना कोरोना से मुकाबला करना इतना मुश्किल हो गया था कि सबने डॉक्टर्स की महत्वता को पहचाना है, समझा है। आपको बता दें कि डॉक्टर्स डे पर खास पेशकश हम आपके लिए लेकर आए हैं, जहां पर अलग अलग क्षेत्रों के डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कितना मुश्किलात भरा ये समय उनके लिए रहा, चुनौतियां कितनी सामने आई, उस पर बातचीत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर PR अय्यर ACMO है बिजनौर के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। डॉक्टर साहब, आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है सर, बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। शुरुआत में इसी सवाल के साथ करना चाहूंगी, या फिर यूं कहें कि आपका जो एक्सपीरियंस रहा, मैं चाहूंगी कि दर्शकों के साथ आप उसको साझा करें। हालांकि हम सब समझते हैं कि डॉक्टर्स का जो जॉब रोल होता है कितना ज्यादा मुश्किल होता है, खासतौर पर कोरोना काल में इन मुश्किलातों को बहुत ज्यादा बढ़ते हुए हमने देखा। लेकिन ये एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये तजुर्बा कैसा रहा, किस तरीके से इन चुनौतियों को पार किया गया? नमस्कार। कोरोना वायरस बीमारी के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ जी। कोरोना वायरस बीमारी एक बहुत ही संक्रामक बीमारी है जो एक नए वायरस की वजह से होती है। इसमें कुछ खास आम लक्षण होते हैं, कुछ गंभीर लक्षण होते हैं। कुछ खास आम लक्षण होते हैं, कुछ गंभीर लक्षण होते हैं जी। जो आम लक्षण होते हैं इस बीमारी में सबसे पहले बुखार आता है, सूखी खांसी आती है और थकान होती है। ये आम लक्षण होते हैं सभी को। ये तो सभी तरह के फ्लू में इस तरह के लक्षण आते हैं। कुछ लक्षण जो रेयर पाए जाते हैं, कम पाए जाते हैं, लेकिन होते हैं कोरोना वायरस के ही लक्षण, जैसे खुजली और दर्द, गले में खराश, दस्त आना, आंखें सूज जाना, सिर दर्द और टांगों में दर्द, इस तरह के ये लक्षण होते हैं। इस बीमारी को पहचान करने के लिए 2 तरह के टेस्ट किए जाते हैं। नंबर 1 एंटीजन, नंबर 2 RT-PCR। एंटीजन टेस्ट एट द स्पॉट हो जाते हैं, वहीं पे हम लोग टेस्ट कर लेते हैं, उससे 2 या 3 मिनट में हमको उसके रिजल्ट का पता चल जाता है। परंतु जिन पेशेंट्स में निगेटिव आते हैं वो भी हम उनको कोरोना वायरस फ्री नहीं बता सकते, उनके लिए हम दूसरा टेस्ट भेजते हैं RT-PCR, जो कि करेक्टिव टेस्ट होता है जी। उससे पता चल जाता है कि हमारे इस पेशेंट को कोरोना वायरस है या नहीं है। जब हमको पता चल जाता है कि इसको कोरोना वायरस है तो उसको हम आइसोलेट करते हैं, 14 दिन के लिए आइसोलेट करते हैं और उसको ऑब्जर्वेशन करते हैं उसका। जो जिसको कम लक्षण होते हैं या एसिम्प्टोमेटिक होता है या थोड़े हल्के लक्षण होते हैं उनको होम आइसोलेशन में रखते हैं, और जिनको थोड़े कुछ लक्षण आते हैं जैसे बुखार है या सांस फूल रही है तो उनको हम फैसिलिटी में एडमिट करते हैं जी। यानी कि लेवल 2 में एडमिट करते हैं। एक लेवल 1 होता है, एक लेवल 2, एक लेवल 3 होता है। 3 तरह के अस्पताल होते हैं जी। लेवल 2 में सांस फूलती है, उसको हम ऑक्सीजन लगाते हैं और उनको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर से डायरेक्ट हम उसकी ऑक्सीजन को नापते रहते हैं। बहुत ज्यादा जैसे कि 90 से नीचे अगर हमारी पल्स आ रहा है तो उसको थोड़ा खतरे की बात है, ऑक्सीजन लगातार देते रहते हैं। अगर फिर भी हमारी ऑक्सीजन 80 से नीचे आ रही है, 70 तक आ रही है, फिर उनको लेवल 3 में ICU शिफ्ट कर देते हैं
वहाँ पे वेंटिलेटर होते हैं और HFNC हाई फ्लो नेजल कैनुला होता है, उसके थ्रू हम ऑक्सीजन देते हैं, उसमें हम उनको मेंटेन करते हैं। और वैसे तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते रहते हैं, जैसे भी पेशेंट के आधार पर जो उसको रिक्वायरमेंट होती है। मेन रोल ऑक्सीजन का है और उसको हम पेशेंट को ऑब्जर्व करते रहते हैं। जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर कि तमाम जो सुविधाएं हैं वो सही वक्त पर मरीज को मिल पाए, ताकि उसका इस्तेमाल भी हो सके और उसका सदुपयोग भी हो सके। डॉक्टर साहब, साथ ही आपसे जानना चाहूंगी कि बिजनौर जिन परिस्थितियों में हमने कोरोना काल की दूसरी लहर में देखा है, आज मौजूदा परिस्थिति में लेकर आप पहुंचे हैं, आपकी पूरी टीम का सहयोग उसमें रहा है, कितना चुनौतीपूर्ण ये पूरा समय रहा? क्योंकि जहां पर उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक संक्रमण के मामले सामने आ रहे थे, तो वहां पर बिजनौर की स्थिति भी डगमगाती हुई सी नजर आई, लेकिन आज मौजूदा हालात बिल्कुल बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि तीसरी लहर को लेकर भी लगातार खबरें सामने आ रही है, लेकिन इन सब के बीच चुनौतियां कितनी रही? हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर की जैसे मैं बात करता हूँ, सेकेंड लहर हमारी अप्रैल के लास्ट मई में रही है, उसमें काफी चुनौतीपूर्ण हमारे सामने समस्या आई है। ऑक्सीजन की कमी, पर हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं हो पाई, ऑक्सीजन बराबर थी हमारे यहाँ, और ICU बेड, वेंटिलेटर, HFNC, ये सब हमारी सारी सुविधाएं थी। और फिर भी हम लोगों ने काफी, हमारी टीम लगी रही, लगातार सैंपलिंग कर रही थी और लगातार ट्रीटमेंट भी कर रही थी। अगर हम बिजनौर जिले की हम बात करें तो हम लोग 6,24,158 हम लोग सैंपल अब तक भेज चुके हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों को जो रिपोर्ट आई है, इसमें से 14,711, यानी कि इतने सैंपल भेजे से 14,711 कुल हमारे पॉजिटिव केस आए हैं। और आज की डेट में मतलब अब तक हम लोगों के काफी हमारे ट्रीटमेंट से काफी लोग ठीक हो चुके हैं। कुल जनपद बिजनौर में कुल 12 केस एक्टिव केस है इस समय। जी, इस समय हमारे डेली, जैसे कल भी हमारा 0 केस आया था जिला बिजनौर में, उससे पहले 0, उससे पहले 1 पेशेंट आया था। तो हम लोगों ने, हमारी टीम के सहयोग से हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में हम लोगों ने कोरोना के ऊपर पूरा कंट्रोल कर लिया है, और अगली लहर की तैयारी भी हमारी पूरी हो चुकी है। जैसे कि संभावित लहर हमारी सुना है कि जुलाई और अगस्त में आएगी। तीसरी लहर के लिए हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है, ऑक्सीजन पूरी है और पीडियाट्रिक ICU भी हमारे बन चुके हैं। जी, देखिए, बहुत अच्छी खबर यह है कि उन गंभीर हालातों से बिजनौर को निकाल के आज आप मौजूदा परिस्थिति में लेकर आए, जहां पर हालात में सुधार देखने को मिल रहा है। हालांकि तीसरी लहर को लेकर भी आपसे बातचीत होगी, लेकिन आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि मरीज पहले ही डरे हुए थे, बहुत सहमे हुए थे, और जब वो अस्पतालों में पहुंचते थे तो कहीं ना कहीं जहन में ये था कि कोरोना की जो बीमारी है शायद बहुत गंभीर उनके शरीर में यहाँ पर अटैक कर चुकी है। ऐसे में मेंटल स्ट्रेस जो लगातार लोगों का बढ़ रहा था, उसको भी आपको मेंटेन करना था, मरीजों को यहाँ पर डरने नहीं देना था, साथ ही सही वक्त पर सही इलाज भी उनको मुहैया करवाना था। ये बैलेंस कैसे आप लोगों ने बिठाया? हाँ, ज्यादातर जो पेशेंट हमारे एडमिट होते हैं, सब पेशेंट बहुत डरे हुए थे और उनको ऑक्सीजन की जरूरत थी, और वो बार बार यही कहते कि हमारा इलाज होगा या नहीं होगा। पर हम लोगों ने उनको भरोसा दिलाया और अपने यहाँ एडमिट कराया, और उनको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी दिया, फिजियोथेरेपी भी कराई, तो उससे काफी हमारे पेशेंट बहुत ठीक हुए हैं और ठीक होकर घर गए। उसमें सभी तरह साइकोलॉजिकल उनको हम लोगों ने ट्रीट किया है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और साथ ही कोरोना काल में एक दोहरी भूमिका हमने आप लोगों की सर देखी है, जहां पर न सिर्फ आपने डॉक्टर्स का किरदार निभाया, बल्कि एक दोस्त का किरदार निभाया, एक परिवार का सदस्य होने का भी किरदार निभाया, और यही वजह है कि लोग इतना ज्यादा जो मानसिक स्ट्रेस ले रहे थे उससे वो बच पाए। इस बीच हमारे खास मेहमान डॉक्टर ND शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, CMO है बांदा के। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। डॉक्टर ND शर्मा, सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि बांदा की स्थिति भी किसी से छुपी नहीं, कोरोना की दूसरी लहर का अटैक और बांदा की स्थिति अपने आप में दिल दहला देने वाली रही। ऐसे में उन परिस्थितियों से कैसे आप बांदा को बाहर निकाल कर आए, क्या कुछ तजुर्बा रहा, कितनी चुनौतियां देखने को मिली? मैम, आपकी बात एकदम ठीक है। ये दूसरी लहर बहुत आई जी, और उस समय तक जनसामान्य व्यक्ति बहुत हद तक लापरवाह कोरोना कंट्रोल होता है, और स्वास्थ्य थोड़ी हो गई, क्योंकि 2-3 महीने का ऐसा कर गया था कोरोना बिल्कुल नाक बराबर।
तो जिस तीव्रता से आई तो थोड़ा झटका जरूर हम लोगों को लगा, लेकिन हमारे पास मेडिकल कॉलेज और जिसके पास बेड तैयार थी। ऑक्सीजन की कमी शुरुआती दौर में हुई, लेकिन हम लोगों ने उसका वैकल्पिक इंतजाम किया, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अवेलेबल करवाए, संख्या बढ़वाई, प्राइवेट संस्थानों से सिलेंडर कैप्चर किए, उनको भरवाने की दिन रात हमारा जिला प्रशासन उसमें लगा रहता था। एक एटीएम को हमारे जिलाधिकारी महोदय ने उसके लिए नोडल बना दिया, एसडीएम सदर लगे रहे, मैं स्वयं रात भर तक के हम लोग ट्रैक करते रहे कि कहाँ पे हमारा सिलेंडर लाने वाला ट्रक फंसा हुआ है, कहाँ आ रहा है, कितनी देर में आ जाएगा। और खुद हम लोगों ने स्वयं जाकर के मेडिकल कॉलेज के अंदर जाके एक मरीज की व्यवस्था की। तो कुछ हद तक जो लोग डरे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसके लिए हम लोग साथ फटे को बताया और तब भी कराया जी। इसी का नतीजा है से लगभग एक हफ्ते के अंदर हम लोग तब से नियंत्रण में आए और लगभग 2 महीने 29 अप्रैल को हमारे यहाँ बहुत 2000 के करीब एक्टिव केसेस थे और हम बहुत ही अच्छी कंफर्टेबल है जी। जरूरी है डॉक्टर, एक डॉक्टर होने के नाते भी और सीएमओ होने के नाते भी यहाँ पर तमाम जो व्यवस्था है उसे दुरुस्त करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन एक जिम्मेदारी आपके कंधों पर आपकी अपनी भी रही होगी, आपके परिवार की भी रही होगी, और आपका जॉब रोल जो रहा वो फ्रंटलाइन वर्कर का रहा। 24/7 आप लोगों ने काम किया, पिछली लहर में भी और इस दौरान की दूसरी लहर में भी हमने देखा। ऐसे में किस तरीके से बैलेंस आपने अपनी पर्सनल लाइफ में बिठाया, क्योंकि खतरा आप लोगों पर शायद सबसे ज्यादा रहा। मैडम, ये हम लोग जिम्मेदारी थी कि हम अपने आप को बचाते हुए जो हमारी प्रोफेशनल जिम्मेदारी है उसको निभाएं। और चूंकि जिले के स्वास्थ्य विभाग का मुखिया होने के नाते अपने जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में हम लोगों ने उस दौरान हमारा परिवार जरूर थोड़ा सा हमने नहीं उसको उतना देखभाल कर पाए, लेकिन उससे बड़ी जिम्मेदारी चूंकि हमारे कंधों पर थी, वो हमारा फर्ज था, उसको निभाने में कुछ समय तक हम अपने परिवार का नहीं ध्यान दे पाए, लेकिन हमें उसका कोई अफसोस नहीं है। हमको जो दायित्व सरकार द्वारा दिया गया था और जो हमारा कर्तव्य था उसको हमने अपने पूरे तन मन धन से निभाया और हम उसमें सफल भी हुए। इसका हमें बहुत संतोष है कि हम जिस काम के लिए यहाँ भेजे गए थे हमने उसको अपनी पूरे ताकत से निभाने में सफल हुए। बिल्कुल सफल है, और यही वजह है कि जो बांदा की मौजूदा स्थिति है वो बहुत बेहतर है, सुधार देखने को मिल रहे हैं। एसीएमओ साहब बिजनौर से हमारे साथ जुड़ हुए हैं। सर, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। एसीएमओ होने के नाते जिम्मेदारियां आपके कंधे पर और भी ज्यादा इसलिए भी बढ़ जाती हैं क्योंकि कोरोना काल में एक तो मरीजों को आपको सर्व करना है, आपकी अपनी जिंदगियां हैं, पर्सनल लाइफ है, इन सब के बीच कालाबाजारी की जो खबरें सामने आई, लगातार निजी अस्पतालों के मनमानी रवैये की जो खबरें सामने आई, वो कितनी ज्यादा चिंताजनक थी और किस तरीके से उसको डील किया गया? जिला में कालाबाजारी तो बहुत कम सुनने में आई थी, क्योंकि हमारे यहाँ जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में बड़ा एक अच्छा ऑक्सीजन का मैनेजमेंट रहा और नोडल अधिकारी हमारे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने अपने हाथ में पूरा मैनेजमेंट ऑक्सीजन का लिया, तो किसी के ऑक्सीजन की किसी भी तरीके की कमी नहीं आई पाई हमारे जिला बिजनौर में। और हमारे जिलाधिकारी महोदय का पूरा निर्देश था कि किसी भी पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी ना होने पाए, किसी को हुई भी नहीं। लोग पैनिक थे, कालाबाजारी सुनने में तो मिली थी, पर हमारे यहाँ इस तरह का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ कि करते हुए पकड़ा गया। हमारे इस पूरे कंट्रोल में हमारे जिला प्रशासन पूरा और पुलिस विभाग भी पूरा इसमें सक्रिय रहा। इन सब के सहयोग से ही हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में आ पाए, जो कि 14,000 से आज हमारे पास कुल 12 केस एक्टिव केस हैं। बिल्कुल, इसी तालमेल की दरकार भी हमेशा रहती है, जहां की तमाम योजनाएं और परियोजनाएं, जिला प्रशासन का एक्शन प्लान और उस पर स्वास्थ्य विभाग का सहयोग, इसी की सबसे ज्यादा जरूरत कोरोना काल में रही और ये बिजनौर है कि स्थिति वहां पर बेहद जल्दी ठीक होती हुई नजर भी आ रही है। डॉक्टर एनडी शर्मा, वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा हथियार है यहाँ पर। वैक्सीन इस युद्ध में फतेह के लिए ब्रह्मास्त्र के तौर पर इसे हमेशा से देखा जाता रहा है। ऐसे में बांदा की बात की जाए तो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में बांदा कहाँ खड़ा है? एक टूल है जिसके द्वारा हम कोरोना से जो है अपना लड़ाई जीत सकते हैं। बाकी तो बचत करने के उपाय हैं, जैसे दूरी, सामाजिक दूरी बनाए रखना, मास्क का उपयोग करना, हाथों को धोना है, सैनिटाइज करना,
लेकिन वैक्सीन ही वो चीज है जो हमको कोरोना से ये लड़ाई में जीत दिलाएगी। और हमारा सारा ध्यान अब इसी बात पर है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन कर सकते, और इस क्रम में हम लगभग 2,35,000 डोज जो है अपने जनपद में लगा सकते हैं। 12,67,735 हमारा लक्ष्य है जिसको हमें वैक्सीनेट करना है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति है, इसमें से 2,35,000 को हम लगा चुके हैं, और उपलब्धता हमारे पास हो रही है। 1 जुलाई से हमारा अभियान शुरू होगा क्लस्टर मॉडल में, जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन करेंगे। हम लोग पूरा सभी विभाग में जनपद में लगे हुए हैं, जो प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों को समझाते हैं। जिन लोगों में नकारात्मक धारणा है वैक्सीन, उनको बहुत अच्छे से समझा करते कि ये आपके फायदे के लिए है, उसके लिए प्रेरित करते हैं। हम लगातार इस अभियान को हम तब तक चलाएंगे जब तक हम पूरे जनपद को तक जो है वैक्सीनेट नहीं कर देंगे। बहुत ज्यादा जरूरी है कि बढ़ चढ़कर लोग इस प्रक्रिया में हिस्सा ले। डॉक्टर नैयर, यही सवाल मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, ताजा स्थिति क्या नहीं ले रहे थे, अब जब ले भी कर बना हुआ और अब डेल्टा प्लस वेरिएंट पर वैक्सीन काम करेगी नहीं करेगी, उसको लेकर भी लोगों के जहन में डर बना हुआ है। इन सब के बीच बिजनौर की स्थिति वैक्सीनेशन को लेकर क्या वैक्सीनेशन होता था, अब बिना रजिस्ट्रेशन के ही हम 18 से लेके 18 से ऊपर के टारगेट था, पूरा हम टारगेट पूरा कर रहे थे। और वेस्टेज भी हमारा माइनस में था, मतलब जितनी हमको वैक्सीन मिली वो पूरी वैक्सीन हम लगाए जा रहे थे, कोई भी किसी तरह का वैक्सीन में हमारा वेस्टेज नहीं था। और ब्लॉक वाइज हमारे बूथ लगे हुए थे, कुछ महिला स्पेशल लगे हुए थे और कुछ 18 से ऊपर के और कुछ 45 से ऊपर के। तो मतलब पब्लिक में सभी तरह का बहुत अच्छा उत्साह था और लोग कहीं किसी तरह का कोई विरोध नहीं था, सब अपनी मर्जी से। तैयारियां क्या कुछ की गई है? ऑक्सीजन प्लांट की हमारी तैयारी हो रही है। 3 ऑक्सीजन प्लांट हमारे 4 वहाँ पे हमारा ऑक्सीजन प्लांट लगेगा। ऑक्सीजन प्लांट की पूरी तैयारी सिविल वर्क चलाया है और जो पाइपलाइन जिससे ऑक्सीजन सप्लाई होती है वो पूर्ण हो चुकी है। बहुत ज्यादा जरूरी है कि पूरी तैयारी आज के समय से सबको भी उसको किया भी जा रहा है, वाकई तारीफ काबिल ही है। डॉक्टर शर्मा, आपसे भी इसको लेकर सवाल करना होंगी क्योंकि डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर सुगबुगाहट लगातार तेज है। उत्तर प्रदेश में भी अब मामलों की पुष्टि होने लगी है। ऐसे में एक बार फिर से वही दौर वही मंजर ना देखने को मिले, उसके लिए बांदा कितना तैयार? जी मैम, मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा मैम, आपके माध्यम से सभी जो लोग हमको सुन रहे हैं, डेल्टा प्लस वेरिएंट से घबराने की जरूरत नहीं है। वही सामान्य सावधानियां सभी को अपने बचाव के लिए बरतनी है जो पहले बरतने के लिए बताएंगे। दूरी बनाए रखना, मास्क पहनना और हाथों को सैनिटाइज करना या साबुन से धोना, ये सावधानियां बरतते हम रहेंगे तो कोई भी वेरिएंट हो, कोई हमारे ऊपर प्रभाव डाल पाएगा। अब जहाँ तक शहर की संभावना रचना की जा रही है, तो जो भी 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को हम वैक्सीनेट करके क्षमता उनमें पैदा कर रहे हैं कि यदि उनको कोरोना होगा भी तो बहुत हल्का फुल्का होगा और उसका तो होगा ही। अब हमारा जो सबसे ज्यादा खतरा बच्चों के लिए है, उसके लिए हमने जनपद स्तर पर प्रयास। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है सर कि तमाम तैयारियों को किया जाए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि लोग बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में हिस्सा लें और बखूबी इसको लेकर काम किया भी जा रहा है। एक सीएमओ के तौर पर, एक एसीएमओ के तौर पर और उन सबसे पहले एक डॉक्टर्स के तौर पर आप बखूबी इन जिम्मेदारियों को निभा भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर नैयर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने एक्सपीरियंसेस को साझा करने के लिए, क्या चुनौतियां रही उसके बारे में बात करने के लिए और साथ ही तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोगों तक सही जानकारी यहां पर पहुंच पाए। और डॉक्टर्स डे स्पेशल पर न सिर्फ हम तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचा रहे, बल्कि ऐसे तमाम डॉक्टर्स को सलाम कर रहे हैं जिन्होंने दिन रात एक कर दिया सिर्फ आपकी जान बचाने के लिए। ऐसे में आपका सहयोग सर्वोपरि है। चलिए, मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। लगातार खास पेशकश जारी है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।